देहरादून की। यहां पर आज से उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा होने जा रही है। इसके तहत आज से सीएम धामी विभागवार समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। सचिवालय में 12:30 बजे से वन और ऊर्जा विभाग की योजनाओं की सीएम धामी समीक्षा करेंगे। दोनों विभाग अपनी गेम चेंजर योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे। उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा धामी करेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल चुके हैं, जिसमें देहरादून के मियांवाला का नाम अब रामजी वाला होगा। उधम सिंह नगर की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम अब कौशल्यापुरी होगा। हरिद्वार के सलेमपुर का नाम अब शूरसेन नगर होगा। तो 4 जिले 14 जगह जहां के नाम बदले हैं, ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। और यही वादा किया था मुख्यमंत्री धामी ने, उसे पूरा कर दिखाया। 14 जिलों के 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कई ऐसे और नाम हो सकते हैं जिनको बदला जाए भविष्य में। बहरहाल ये लिस्ट जारी कर दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, जिनमें जो पहले के नाम हुआ करते थे और जो अब नाम बदले गए हैं वो आप जान पाएंगे। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, 4 जिले 17 जगह उनके नाम बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ये नाम बदले गए हैं, लेकिन देखा जाए तो इस प्रक्रिया में विपक्ष ने उतना जोरदार हमला सरकार पर नहीं किया जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो मतलब ज्यादा परेशानी नहीं हुई है धामी सरकार को नाम बदलने पर। इस संपूर्ण जानकारी दे, विपक्ष इस पर क्या पक्ष रख रहा है, ये भी बताएं। देखिए, सरकार बहुत लंबे समय से प्लान कर रही थी कि ऐसे तमाम जगहों के नाम बदल दिए जाए, और इस पर जनता की भी डिमांड थी। लगातार लंबे समय से इससे होमवर्क भी चल रहा था। आखिरकार कल मुख्यमंत्री ने करीब 15 जिलों में, माफ कीजिएगा 4 जिलों के जो 15 से 17 जो मुख्य जगह थी उनके नाम बदलने की घोषणा की है। और इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार के 8 साल हो चुके हैं, जनता सरकार से 8 साल का हिसाब किताब मांग रही है, और उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए अब लिव इन रिलेशनशिप, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक बड़ा मुद्दा बना था, उसी की तरह पे अब सरकार ने ये नाम बदलने की एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि जनता का ध्यान भटक सके। तो एक और जहां नाम बदले गए हैं, मुख्यमंत्री का कहना है कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उन्होंने ये कदम उठाया है ताकि लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सके, हमारे आने वाली पीढ़ियां। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार इन तमाम मुद्दों के जरिए जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जी, शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी। उधर हल्द्वानी में अब कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले जाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि कई अनजान सड़कों के नाम भी रखे जाएंगे। नगर निगम ने यह फैसला किया है, खासकर मुस्लिम इलाकों की सड़कों के नाम कई इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम पर रखने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी की इन सड़कों और चौक चौराहों को जल्द ही नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि नगर निगम इनका नया नामकरण करने जा रहा है। बाकायदा ऐसे चौराहों और सड़कों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनका नाम या तो बदला जाना है या नामकरण होना है। सड़कों के नाम हमने, जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उसके बीच में हमने सभी से नाम भी मांगे हैं। उसमें हमने कहा कि जो देश की विभूतियाँ इस कुमाऊं से रही हैं, इस हल्द्वानी से रही हों, कुमाऊं से रही हों, हमारे क्षेत्र से हों, उत्तराखंड से रही हों, और जो बड़ी विभूतियाँ हैं उनके नाम पर हम चाहते हैं कि कुछ सड़कों के नाम बदले जाएं। यही नहीं, जिन चौक चौराहों को नई पहचान दी जानी है उसमें मुस्लिम इलाके भी शामिल हैं। इन सब के नाम मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम पर रखने की तैयारी है। इसके लिए ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम तलाशे जा रहे हैं जिनका देश दुनिया में बड़ा नाम रहा हो। कुछ रोडें ऐसी हैं जिनका नाम नहीं, जिनको बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लैंडमार्क बताना मुश्किल पड़ जाता है। तो हमने भी प्रस्ताव दिया था, स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के नाम पर एक रोड का नाम रखा जाए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सनी बाजार की रोड का नाम रखा जाए करके, और ये प्रस्ताव मेयर साहब ने पास कर दिए हैं। और बहुत जल्दी ही सब धर्म को लेके सबके नाम पर एक रोड रखा जाएगा, जो विभूति है मेन देश की, उनके नाम पर रोडों का नाम रखा जाएगा। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी की सड़कों के नाम बदलकर नगर निगम की कोशिश शहर को नई पहचान देने की है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज यूसीसी से जुड़ी हुई कई याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए गए थे। पूछा गया था कि क्या इन प्रावधानों में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं। उमा भट्ट, कमला पंत के साथ ही कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि यूसीसी के कई प्रावधान असंवैधानिक हैं और ये संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। वहीं लिव इन को भी चुनौती दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बताया है। तो कुछ याचिकाओं में मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं से यूसीसी में छेड़छाड़ बताया गया है। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसके बाद इसके प्रावधानों को हाईकोर्ट में अब चुनौती मिल रही है। आज हाईकोर्ट में क्या होने वाला है, इस पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट बताएंगे। लाइव हमारे साथ मौजूद है। यूसीसी के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती मिल रखी है। वीरेंद्र, संपूर्ण जानकारी दे, कोर्ट की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी और आज क्या होने वाला है कोर्ट के अंदर? देखिए कंचन, जिस तरह से यूसीसी पहला राज्य बना है उत्तराखंड लागू करने वाला, लेकिन उसके जो प्रावधान है उसको चुनौती भी हाईकोर्ट में मिलना तय था। लेकिन अब हाईकोर्ट में मामले आए हैं, 8 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं और स्पष्ट तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी का रहा है वो लिव इन रिलेशनशिप को रहा है। कई याचिकाओं में लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दों को कोर्ट में उठाया गया है और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने यूसीसी के जरिए उनकी धार्मिक मान्यताओं और स्वतंत्रता को खत्म किया है वो एकदम असंवैधानिक है, गलत है। हालांकि ये मामला आज कोर्ट में आएगा। तमाम जो बड़े वकील, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, इस मामले पर अपनी दलील रखेंगे और 2 बजे के बाद इर्द गिर्द इस मामले पर सुनवाई होने की खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो चैलेंज है वो किया गया है तो कहीं न कहीं सरकार को भी कोर्ट नोटिस दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में इन मामलों पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने सरकार से कहा था कि अपना पक्ष रखें। सरकार ने भी अपना पक्ष कोर्ट में आज रखना है और बताना है कि क्या ये प्रावधान ठीक है, क्या इनमें किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन तो नहीं होता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आज जो मामला हाईकोर्ट में दिन के बाद सुनवाई पे आएगा तो इस पर नजरें भी पूरे देश की सरकार की या तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी रहेगी। लेकिन जिस तरह से जो लिव इन रिलेशनशिप को कहा है कि जो कानूनी बाध्यता है तमाम उसमें इस तरह के अड़चनें डाल दी गई हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी, पूरी जानकारी साझा करनी होगी। तो इन सारी चीजों को संवैधानिक इस पूरे इन याचिकाओं में बताया गया है। कंचन, वीरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोर्ट की कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए यूपी के बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सम्मान राज्य की जनता का है, क्योंकि राज्य की जनता के समर्थन से ही यूसीसी लागू किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी महिलाओं की सुरक्षा का कवच है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी त्रुटियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। देहरादून में आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का कार्यभार सोमवार को संभाल लिया। आनंद वर्धन ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि निष्ठा से सरकार की नीतियों पर काम करेंगे। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना प्राथमिकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है
और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का। पंचायत चुनाव का मई में होना लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी अभी से मिशन पर जुट गई है। निशाने पर सिर्फ कांग्रेसी और निर्दलीय हैं, जिन्हें साथ जोड़कर बीजेपी 12 जिलों में विपक्ष का सफाया करना चाहती है। ऐसे में विपक्षी क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट देखिए। दो 2024 का लोकसभा और 2025 में निकाय चुनाव जीत चुकी बीजेपी वैसे तो तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव की कर रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी 12 जिलों की पंचायत में जीत का परचम लहराना चाहती है। शहरों के साथ गांव में भी बीजेपी अपना मजबूत दखल कायम करना चाहती है। करीब तय है कि मई में हरिद्वार छोड़ 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी 12 जिलों के गाँव में कांग्रेस और निर्दलियों का गेम खराब करना चाहती है। बीजेपी फिर जिला पंचायत से लेकर प्रधान तक कांग्रेस से जुड़े नेताओं को तोड़ना चाहती है, ताकि पंचायत चुनाव में गांव-गांव कमल खिल सके। नहीं, देखिए, जब भी चुनाव होगा कांग्रेस को इसी प्रकार का सबक दिया जाएगा। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे संगठन ने केंद्र की योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को धरातल पहुंचाने का काम किया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर आप देखेंगे संगठन और व्यापक नीचे तक अपनी बातों को पहुँचाने में सफल होंगे। बीजेपी अपनी प्लानिंग पर काम कर रही है, तो कांग्रेस के सामने चुनौती खासतौर पर पहाड़ी जिलों के गांव में परफॉर्म करने की है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव अलग होता है, पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरिद्वार जिला कांग्रेस से छीना था। ऐसे में प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक बीजेपी के तोड़ने के गेम से कांग्रेस कैसे बचेगी, वो भी तब जबकि बीजेपी के साथ थर्ड फ्रंट भी पंचायत से लेकर 2027 तक दांव आजमाने को तैयार है। हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं और हम नए लोगों को जोड़ने का हमने अभियान चला रखा है। हम जोड़ेंगे। अब जो भाजपा के अंदर खोटे सिक्के, उनके खोटे सिक्कों को हम काहे के लिए अपने वहाँ लाएंगे? नहीं, देखिए, हमारी कोशिश प्रदेश को बचाने की है। 25 वर्षों का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ है, और निश्चित तौर पर केवल युवा ही नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग, पूर्व सैनिक और हमारे अधिवक्ता और तमाम प्रकार के और भी जो संगठन हैं या राजनीतिक दल हैं, सबको साथ लाने का प्रयास है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपना दम दिखाती है और अब तक बीजेपी का ये फॉर्मूला सही भी साबित हुआ। ऐसे में कांग्रेस से बड़े शहर छीन चुकी बीजेपी गांव की पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक विपक्ष को समेटना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की और गढ़वाल में बैंकिंग सेवा को सुदृढ़ करने की मांग की। अनिल बलूनी ने कई जगहों पर नई बैंक शाखाएं खोलने की मांग की, जिसमें पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ, मोहनचट्टी, धूमाकोट, रसिया, महादेव, रुद्रप्रयाग में बांसुकेदार, बांदा, नरेंद्र नगर के पोखरी, खोला, नैनीताल के मलधान चौड़, पटकोटे, चमोली के थराली, नीति घाटी में बैंक शाखाएं खोलने की मांग की गई। मैं देश की हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारा जो गढ़वाल लोकसभा है और उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा होती है और जो बैंक्स हम लोगों ने बड़ी संख्या में खोले हैं, उसके बावजूद ऐसी आवश्यकता है कि कुछ छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं और जगह हैं, वहाँ पर बैंक्स खोलने की आवश्यकता है। और मैंने उनको एक सूची दी है जहाँ पर कि उनको लगता है कुछ बैंक खोलने चाहिए। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग के मामले में एक्शन हुआ है। कुट्टू के आटे की सप्लायर पर केस दर्ज कर लिया गया है। लक्ष्मी ट्रेनिंग के मालिक शीशपाल चौहान पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही सहारनपुर की आटा चक्की मालिक विकास गोयल और सहारनपुर के मैसर्स गोविंद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून के बंसत
बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं। सीएम धामी उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। अब सीएम धामी के आदेश के बाद FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की। देहरादून और हरिद्वार में जिन जिन दुकानों पर कुट्टू का आटा बिक रहा है वहां पर से सैंपलिंग इकट्ठा की गई है। आटे को जांच के लिए भेजा जा रहा है। FDA का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों ने हमसे शिकायत की थी कहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है, उनके यहाँ से सारी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान में घुसकर छापेमारी की है। अधिकारियों ने निरंजनपुर, खेड़ी कला और लक्सर की 3 दुकानों में छापेमारी की और मिलावटी आटे के सैंपल्स इकट्ठा किए। साथ ही स्टॉक में मौजूद आटे को नष्ट कराया गया। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दुकान पर कई कुट्टू के आटों की जो बिक्री की जा रही थी, अलग अलग प्रकार के, उनकी सैंपलिंग को इकट्ठा किया गया है, जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि जांच में कुछ मिलावट मिलती है तो एक्शन लिया जाएगा। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों में कुट्टू के आटे के गिरे हुए सैंपल्स भी लिए हैं। जो कुट्टू के आटे की गिरी होती है उसके सैंपल्स लिए गए, जांच के लिए भेजे गए। देहरादून की गुलर घाटी में राशन गोदाम में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद खाद्य विभाग सवालों के घेरे में है। सीएम धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब जल्द ही प्रदेश भर में खाद्य गोदामों पर एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। इसी हफ्ते डीएम देहरादून ने गूलर घाटी स्थित राशन गोदाम में छापेमारी की थी, जिसके बाद राशन गोदाम में रखे गए चावल के 12 लाट के सैंपल फेल पाए जाने पर SMO ARO को सस्पेंड किया गया। मामला सामने आने के बाद से खाद्य विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो जो राशन गूलर घाटी गोदाम में खराब क्वालिटी का पाया गया था, चावल के उसी लाट की सप्लाई खाद्य विभाग के डोईवाला और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में भी हुई है। गूलर घाटी में एक्शन के बाद अब इन दोनों सेंटर में भी हड़कंप मचा हुआ है। डीएम देहरादून का कहना है कि उन सभी जगह की कार्रवाई की जाएगी जहां से इस तरह की शिकायत मिल रही है। हमारे जितने भी गोडाउन्स हैं वहाँ पे हमारे कंसर्न्ड SDMs या हमारे ADMs या हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हमारे फॉलो हो पा रहे हैं कि नहीं, यही मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है और ये एनफोर्समेंट एक्टिविटीज लगातार हर सेक्टर में जारी रही। वहीं सरकारी राशन में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने से विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी खाद्य मंत्री क्यों चुप हैं? मंत्री हैं या बड़े अधिकारी हैं वो आसानी से इन बातों से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बिल्कुल, और ये जो अनाज जनता के लिए, गरीबों के लिए रखा हुआ था, इस बात को भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्री महोदया का कोई बयान इस विषय पर नहीं आना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी सहमति इस तरीके के जो कुकृत्य होते हैं उसमें है। वैसे मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर राशन सेंटर से भी इसी तरह की शिकायत शासन को मिली है। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग में चल रहे इस गड़बड़ झाले को गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में एक्शन देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी पुनियाल की रिपोर्ट। उधर विकास नगर के ढालीपुर आसन नदी के पास से एक साथ कई गौवंश बड़ी तादाद में इनके अवशेष मिलने पर क्षेत्र में माहौल गरमा गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कोशिश लगातार जारी है। खुद देहरादून एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी ने बताया कि बचवादून इलाका हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपी पड़ोसी प्रदेश से हो सकते हैं।
घटना को लेकर एसएसपी देहरादून ने हिमाचल के सिरमौर जिले के एसएसपी से भी मुलाकात की है। इससे पहले गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने हंगामा किया था। और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है हमारा, हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है, और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया, जो घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद लोगों ने बताया। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है कि हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत। रामनगर से काशीपुर जा रहे एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। घायल युवक बिरजू मयाल है। बिरजू मयाल सोशल मीडिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। बिरजू का आरोप है कि उसके एक्सीडेंट के बाद मारपीट भी की गई है। उधर बिरजू को काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इसी बीच में इनका ये कहना है कि 2 गाड़ियों में लोग थे और उसमें जो आगे वाली गाड़ी थी उससे इनकी गाड़ी के हैंडल में टच हुआ और होने के बाद ये लगभग गिरने की स्थिति में आ गए। फिर इन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी। इतने में लोग गाड़ी से उतर के और इनके साथ मारपीट की और इनको छोड़ के वहाँ से चले गए। हरिद्वार में कुछ लोगों के बीच मारपीट और हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। बताया जा रहा है कि एक शख्स की पत्नी ने अपनी पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया, जिसके बाद खूब हंगामा किया। घटना हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष चारों धाम यात्रा को ग्रीन यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि धामों में प्लास्टिक पूर्ण तरीके से बंद करने का प्लान तैयार किया गया है। बद्रीनाथ धाम में मिलने वाले प्रसाद को जूट के थैलों में यात्रियों को देने की तैयारी है, जिसकी तैयारियां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जा रही है। नवरात्र का आज तीसरा दिन और आज मां के पूजा करने के लिए चंद्रघंटा का आज स्वरूप, जिसकी पूजा की जा रही है। उत्तराखंड के मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। नैनीताल के नैना देवी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर भक्तों का रोज इसी तरह से तांता लगता है। 51 शक्तिपीठों में शुमार इस शक्तिपीठ की मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वही कहते हैं कि सती की बाईं आंख इस स्थान पर गिरी थी और जो भी माँ के स्नान को, उनका जल को लेता है, उनकी नेत्र ज्योति लौट आती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी है। गंगा की स्वच्छता पर मोदी सरकार काम कर रही है, तो देवभूमि में गंगा यमुना पूजन को धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। ऋषिकेश हरिद्वार के बाद अब रुड़की में भी रोजाना गंगा आरती होगी। तो क्या बीजेपी गंगा में धर्म के साथ सियासत को भी आगे बढ़ा रही है? ये बड़ा प्रश्न है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखें। पहले नवरात्र में रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देवभूमि में धर्म की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने ये नई शुरुआत की। हरिद्वार ऋषिकेश में रोज होने वाली आरती में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी शामिल होते हैं। रुड़की की गंग नहर में अब ऐसी ही आरती रोजाना होगी। 2014 में गंगा की स्वच्छता पर नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो गंगा पूजन को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर काशी के मुखबा पहुंचे। अब रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत को बीजेपी सनातन का सम्मान और आस्था बता रही है। देखिए, उत्तराखंड जो है ये धर्मस्थली है। इसका हर पत्थर के नीचे ईश्वर वास करता है। गंगा जिस जिस क्षेत्र से उत्तराखंड होकर जाती है, हर नगर क्षेत्र के अंदर आरती हो, हर व्यक्ति को दूर न जाना पड़े। रुड़की के लोग रुड़की में आरती करे, ऋषिकेश में आरती करे, देवप्रयाग के लोग देवप्रयाग में आरती करे, और पूरे गंगा का जो रूट है वो यात्रियों के का संगम बने। बीजेपी में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, गंगा और दूसरी नदियों को उन्होंने साथ जोड़ा है। अब बीजेपी इसे भले न माने, लेकिन रुड़की में गंगा आरती के बड़े मतलब भी निकाले जा रहे हैं और हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश भी बताई जा रही है। दरअसल रुड़की में विधायक और मेयर अब बीजेपी के हैं।
जबकि आसपास की 6 विधानसभा सीटों मंगलोर, लक्सर, भगवानपुर, खानपुर, पिरान कलियर, झबरेड़ा में कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी की गंगा आरती और उसके सम्मान की पहल को क्या कांग्रेस इसी तरह स्वीकार कर पाएगी? हम भी करेंगे, हम भी आरती करेंगे, लेकिन हम आरती के साथ साथ जब सत्ता में आएंगे, जो हमने पहले प्रस्ताव रखा था कि जो पुरानी नहर है उसको डेवलप करके यूपी से मांगेंगे, और इस नहर में भी हम जो जल क्रीड़ाएं हैं, हम चाहते हैं रुड़की शिक्षा के साथ साथ जल क्रीड़ा का केंद्र बने। साफ है, उत्तर काशी से लेकर काशी तक गंगा पूजन का मिशन बीजेपी का है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री इस काम में जुटे हैं, और बात क्योंकि गंगा आरती और पूजन की है तो विपक्ष के सामने समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।